अगर आप भी रोज सुबह उठकर किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करते हैं और फिर वही सैलरी घर के खर्चों में खत्म हो जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 बिजनेस आइडियाज की जिन्हें आप अपनी स्थिति, स्किल और बजट के हिसाब से छोटे स्तर से शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कल से अपनी नौकरी छोड़ देनी है, बल्कि मकसद है कि आप अपनी कमाई का एक दूसरा रास्ता बनाने की शुरुआत कर सकें। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा पैसा ना हो सकता है आपको ये भी समझ नहीं आ रहा हो कि बिजनेस आखिर शुरू कहां से करें, और हो सकता है कि आपको डर लगता हो कि कहीं पैसा लगाने के बाद नुकसान ना हो जाए। लेकिन अगर आप सही तरीके से शुरुआत करते हैं, पहले लोगों की जरूरत समझते हैं, फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हैं और बिना जल्दबाजी के धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो एक छोटी शुरुआत भी भविष्य में बड़ा अवसर बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बिजनेस के नाम बताकर आगे नहीं बढ़ने वाला हूं, बल्कि ये भी समझाऊंगा कि ये बिजनेस किस तरह काम कर सकते हैं, शुरुआत में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 5 में से कोई एक बिजनेस आइडिया वही हो जिसकी तलाश आप काफी समय से कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पहले बिजनेस से। अब हम बात करते हैं पहला बिजनेस, डिजिटल सर्विस बिजनेस के बारे में। आज के समय में अगर आपके पास कोई बड़ी दुकान नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है या लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का बजट नहीं है, तब भी आप एक ऐसा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं जिसमें आपकी सबसे बड़ी पूंजी आपका स्किल हो। और यही वजह है कि डिजिटल सर्विस बिजनेस आज बहुत से लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन बन सकता है। जरा अपने आसपास देखिए, आपके इलाके में कोई रेस्टोरेंट है, कोई कपड़ों की दुकान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई जिम है, कोई सैलून है, कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कोई छोटा बिजनेस ओनर है। इनमें से ज्यादातर लोगों को अपने बिजनेस की जानकारी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें सोशल मीडिया चलाना, वीडियो बनाना, फोटो एडिट करना, ग्राफिक डिजाइन करना या ऑनलाइन प्रेजेंस मैनेज करना भी आता हो। और यहीं से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पर अच्छे वीडियोस नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स की फोटोज अच्छी नहीं है और उसके सोशल मीडिया पेज पर रेगुलर कंटेंट नहीं आता। ऐसे में आप उस रेस्टोरेंट के लिए शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, पोस्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, फोटोज एडिट कर सकते हैं और उसके सोशल मीडिया को व्यवस्थित तरीके से मैनेज करने की सर्विस दे सकते हैं। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझिए, आपको शुरुआत में खुद को कोई बड़ा डिजिटल एजेंसी ओनर बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी कुछ नहीं आता तो पहले एक स्किल चुनिए और उसे सीखिए। उदाहरण के लिए वीडियो एडिटिंग। आज स्मार्टफोन और कंप्यूटर की मदद से बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखना संभव है, लेकिन सिर्फ 2-4 वीडियोस देखकर खुद को एक्सपर्ट मत समझिए। लगातार प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाइए और अपने काम की क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। जब आपको लगे कि अब आप किसी छोटे बिजनेस के लिए यूजफुल काम कर सकते हैं, तब अपने आसपास के बिजनेसेस से संपर्क करना शुरू कीजिए। शुरुआत में आपको शायद बहुत सारे लोग मना कर देंगे। कोई कहेगा हमें जरूरत नहीं है, कोई कहेगा हमारे पास पहले से कोई है और कोई आपकी सर्विस के लिए पैसे देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन रिजेक्शन को फेलियर समझकर रुक जाना सबसे बड़ी गलती होगी। आपको यह समझना होगा कि बिजनेस में आपका पहला काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी वास्तविक समस्या को पहचानकर उसका सलूशन देना है। उदाहरण के लिए आप किसी लोकल शॉप के ओनर से जाकर ये नहीं कहेंगे कि सर मैं आपका बिजनेस वायरल कर दूंगा। ऐसी गारंटी से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट की रीच या सेल्स की गारंटी देना सही नहीं है। इसके बजाय आप कह सकते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट्स के लिए प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियोस और सोशल मीडिया कंटेंट तैयार करने में मदद कर सकता हूं। ये बात ज्यादा प्रैक्टिकल है और कस्टमर को भी साफ समझ आता है कि आप वास्तव में क्या सर्विस दे रहे हैं। शुरुआत में आप कुछ सैंपल वर्क तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए आपके इलाके में एक मिठाई की दुकान है। आप अपने लिए एक सैंपल वीडियो बनाइए जिसमें उस दुकान के प्रोडक्ट्स को अच्छे तरीके से दिखाने का कॉन्सेप्ट हो। फिर वही सैंपल ओनर को दिखाइए। अब उसके पास आपको जज करने के लिए सिर्फ आपकी बातें नहीं, बल्कि आपका एक्चुअल काम भी होगा। यही तरीका धीरे धीरे आपको पहला क्लाइंट दिला सकता है। और जब पहला क्लाइंट मिल जाए तो सबसे जरूरी चीज होगी क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। आपने जितने पैसे लिए हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आपने जो प्रॉमिस किया है उसे समय पर पूरा करें, क्योंकि एक सैटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए दूसरा कस्टमर ला सकता है। लेकिन अगर आपने काम खराब किया या समय पर डिलीवर नहीं किया तो आपका रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। इसलिए शुरुआत में कम क्लाइंट्स लेकर अच्छा काम करना बहुत सारे क्लाइंट्स लेकर खराब काम करने से ज्यादा बेहतर है। अब इस बिजनेस का एक और फायदा समझिए। अगर शुरुआत में आप अकेले काम कर रहे हैं और धीरे धीरे आपके पास 3, 5 या 10 क्लाइंट्स आने लगते हैं, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप अपनी स्किल और बेहतर करके ज्यादा वैल्यू वाली सर्विस देना शुरू करें, या फिर कुछ काम दूसरे स्किल्ड लोगों से करवाकर एक छोटी टीम बनाने के बारे में सोचें। इस तरह एक व्यक्ति की स्किल धीरे धीरे सर्विस बिजनेस में बदल सकती है। लेकिन यहां भी जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए।
पहले कस्टमर की जरूरत समझिए, फिर अपना काम इंप्रूव कीजिए, उसके बाद सिस्टम बनाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सिर्फ इसलिए कि ये डिजिटल बिजनेस है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई मेहनत नहीं है। आपको कस्टमर से बात करनी होगी, काम सीखना होगा, डेडलाइंस पूरी करनी होंगी, फीडबैक लेना होगा और लगातार अपने स्किल को इंप्रूव करना होगा। अगर आप सिर्फ ये सोचकर शुरुआत करेंगे कि घर बैठे आसानी से पैसा आ जाएगा तो शायद आप निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे एक जेन्युइन स्किल और सर्विस बिजनेस की तरह लेते हैं तो यही छोटी शुरुआत आगे चलकर आपके लिए एक मजबूत इनकम सोर्स बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकती है। और सोचिए, आज आप किसी दूसरे बिजनेस के लिए काम करके अपनी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कल वही स्किल आप अपने खुद के क्लाइंट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको अपनी मेहनत को एक व्यवस्थित सर्विस में बदलना सीखना होगा। इसलिए अगर आपके पास पैसा कम है लेकिन सीखने की इच्छा है तो डिजिटल सर्विस बिजनेस आपके लिए एक्सप्लोर करने लायक ऑप्शन हो सकता है। और अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति को डिजिटल काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, एडिटिंग या सोशल मीडिया का काम पसंद नहीं है, तो क्या उसके लिए बिजनेस का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। अगला बिजनेस ऐसी जरूरत से जुड़ा है जो हर दिन लोगों की जिंदगी का हिस्सा है, और यहीं से हमारा दूसरा बिजनेस शुरू होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा बिजनेस, होम फूड या टिफिन बिजनेस आइडिया के बारे में। अब जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो सुबह जल्दी घर से निकलता है, पूरे दिन ऑफिस में काम करता है, शाम को थका हुआ घर पहुंचता है और फिर सबसे बड़ी समस्या सामने आती है, आज खाना क्या खाएं। आज बहुत से स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, बैचलर्स और ऐसे लोग जो परिवार से दूर रहते हैं रोज इस समस्या का सामना करते हैं। बाहर का खाना हर दिन खाना आसान नहीं होता और हर किसी के पास रोज खाना बनाने का समय भी नहीं होता। यहीं से होम फूड या टिफिन बिजनेस एक प्रैक्टिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ खाना बनाकर बेच देंगे और बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। अगर आप इसे सही तरीके से शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने आसपास की जरूरत को समझना होगा। मान लीजिए आपके घर के आसपास कोई कॉलेज है, कोचिंग सेंटर है, हॉस्टल है, ऑफिस एरिया है या ऐसी जगह है जहां बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं। वहां जाकर या आसपास के लोगों से बातचीत करके पता कीजिए कि कितने लोगों को रेगुलर होम स्टाइल फूड की जरूरत है। उनसे पूछिए कि उन्हें किस तरह का खाना पसंद है, कितनी बार खाना चाहिए, लंच चाहिए या डिनर, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे किस तरह की सर्विस चाहते हैं। आपको शुरुआत में सिर्फ अनुमान के आधार पर बहुत सारा खाना बनाकर तैयार रखने की जरूरत नहीं है। पहले डिमांड को टेस्ट कीजिए। उदाहरण के लिए आप 5 से 10 लोगों से शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटा सा मेन्यू रख सकते हैं जिसमें रोजमर्रा का सिंपल और घर जैसा खाना हो। शुरुआत में आपका लक्ष्य ज्यादा कस्टमर्स जोड़ना नहीं, बल्कि ये देखना होना चाहिए कि क्या लोग आपके खाने को पसंद कर रहे हैं और क्या वे दोबारा ऑर्डर करना चाहते हैं। क्योंकि किसी भी फूड बिजनेस में पहला ऑर्डर मिलना अच्छी बात है, लेकिन रिपीट ऑर्डर मिलना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई कस्टमर एक बार खाना खाकर फिर अगले दिन खुद आपसे पूछता है कि आज का टिफिन मिलेगा क्या, तो समझिए आपने कस्टमर की एक जेन्युइन जरूरत को सॉल्व किया है। लेकिन यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बिल्कुल समझौता नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हाइजीन यानी साफ सफाई। खाना स्वादिष्ट होने के साथ साफ और सुरक्षित तरीके से तैयार होना चाहिए। दूसरा है कंसिस्टेंसी। आज खाना बहुत अच्छा और कल बिल्कुल अलग क्वालिटी का, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर को हर बार लगभग एक जैसी क्वालिटी मिलनी चाहिए। तीसरा है पैकेजिंग। अगर खाना अच्छा बनाया और डिलीवरी के दौरान पैकेजिंग खराब हो गई, खाना फैल गया या सही कंडीशन में कस्टमर तक नहीं पहुंचा, तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। और चौथी चीज है टाइमिंग। अगर किसी ऑफिस एम्प्लॉय ने लंच का ऑर्डर दिया है और खाना लंच खत्म होने के बाद पहुंचा, तो स्वाद अच्छा होने के बावजूद कस्टमर शायद दोबारा ऑर्डर ना करे। इसलिए फूड बिजनेस में सिर्फ खाना बनाना ही बिजनेस नहीं है, पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस बिजनेस का हिस्सा है। अब बात करते हैं शुरुआत की। अगर आपको खाना बनाना आता है और आपके घर में ऐसा सेटअप है जहां छोटे स्तर पर खाना तैयार किया जा सकता है, तो आप पहले लिमिटेड ऑर्डर से शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अपने इलाके के एप्लीकेबल फूड सेफ्टी रूल्स, रजिस्ट्रेशन और लोकल रिक्वायरमेंट्स की जानकारी जरूर लें और उनके अनुसार काम करें। अगर आपको खुद खाना बनाना नहीं आता तो आप किसी अच्छे कुक के साथ पार्टनरशिप का ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप शुरू करने से पहले यह साफ होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा, खर्च कौन उठाएगा, पेमेंट कैसे होगी और अगर बिजनेस में कोई समस्या आती है तो उसे कैसे हैंडल किया जाएगा। बिजनेस में शुरुआत चाहे छोटी हो, लेकिन हिसाब हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब एक और जरूरी बात, प्राइसिंग। बहुत से लोग शुरुआत में कस्टमर पाने के लिए इतनी कम प्राइस रख देते हैं कि उन्हें खुद ही प्रॉफिट नहीं बचता। ये गलती मत कीजिए। आपको इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, गैस या इलेक्ट्रिसिटी, डिलीवरी, वेस्टेज और अपना समय, इन सभी कॉस्ट्स को समझना होगा।
इसके बाद ऐसी प्राइसिंग तय करनी चाहिए जिसमें कस्टमर को रीजनेबल वैल्यू मिले और आपके लिए भी बिजनेस सस्टेनेबल रहे। यहाँ आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले दिन से बहुत बड़ा प्रॉफिट होना चाहिए। पहले ऐसा मॉडल बनाइए जो छोटे स्तर पर टिक सके। अगर 10 कस्टमर्स पर आपका सिस्टम ठीक चलता है, तभी 20 कस्टमर्स के बारे में सोचिए, फिर 20 से 50 और उसके बाद आगे बढ़ने का फैसला कीजिए। क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ का मतलब सिर्फ कस्टमर्स बढ़ाना नहीं, बल्कि कस्टमर्स बढ़ने के साथ क्वालिटी बनाए रखना भी है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। आपको शुरुआत में बड़े एडवर्टाइजमेंट्स पर बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास के लोगों तक पहुंचिए। व्हाट्सएप पर साफ और सिंपल मेन्यू शेयर कर सकते हैं। लोकल ग्रुप्स में जहां उचित हो वहां जानकारी दे सकते हैं। नियर बाय ऑफिसेज या हॉस्टल्स तक अपनी सर्विस के बारे में बता सकते हैं और सेटिस्फाइड कस्टमर से जेन्युइन फीडबैक लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपका खाना अच्छा है और सर्विस रिलायबल है तो वर्ड ऑफ माउथ आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकता है। लेकिन फेक रिव्यूज या फेक कस्टमर टेस्टिमोनियल्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। भरोसा बनाने में समय लगता है और एक गलत कदम उस भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है। और अब इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात समझिए, आप इसे सिर्फ टिफिन बेचने तक सीमित रखने की जरूरत नहीं है। जब आपको कस्टमर्स की जरूरत समझ आने लगे तो आगे चलकर मंथली मील प्लान्स, ऑफिस लंच पैकेजेस या कुछ स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स के लिए अलग मेन्यू जैसे ऑप्शंस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हर एक्सपेंशन से पहले डिमांड और अपनी कैपेसिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि 20 कस्टमर्स का ऑर्डर लेकर आप 10 लोगों की कैपेसिटी में काम करेंगे तो ग्रोथ आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि प्रॉब्लम बन जाएगी। इसलिए पहले छोटा शुरू कीजिए, सिस्टम बनाइए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। और अगर आपके पास खाना बनाने की स्किल है, लोगों से अच्छी तरह बात करने की क्षमता है और क्वालिटी और क्लीनलीनेस को सीरियसली लेते हैं, तो होम फूड या टिफिन बिजनेस आपके लिए एक्सप्लोर करने लायक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आपके पास खाना बनाने की स्किल भी नहीं है और आप घर से फूड बिजनेस भी नहीं करना चाहते, तो क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जिसमें आपको खुद कोई प्रोडक्ट बनाना ही ना पड़े? हाँ, और अगला बिजनेस इसी सोच पर आधारित है, जहां आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी लोगों की जरूरत समझना और सही सर्विस को सही कस्टमर तक पहुंचाना। अब हम बात करते हैं तीसरा बिजनेस, लोकल सर्विस बिजनेस आइडिया के बारे में। अब तक हमने 2 ऐसे बिजनेस के बारे में बात की जिनमें आपको अपनी स्किल और लोगों की जरूरत के हिसाब से काम करना पड़ता था। लेकिन अब जो बिजनेस है उसमें आपको कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाने या दुकान खोलने की जरूरत जरूरी नहीं है। आपको बस अपने आसपास की एक ऐसी समस्या पहचाननी है जिसका सलूशन लोग पैसे देकर लेना चाहते हैं। जरा अपने आसपास नजर डालिए। किसी को घर की क्लीनिंग करवानी है, किसी को इलेक्ट्रिशियन चाहिए, किसी को प्लम्बर चाहिए, किसी को एसी या कूलर की सर्विसिंग करवानी है, किसी को घर पेंट करवाना है, किसी को शिफ्टिंग में मदद चाहिए और किसी को ऐसा टेक्नीशियन चाहिए जिस पर वो भरोसा कर सके। समस्या ये नहीं है कि ये सर्विसेज मौजूद नहीं है। समस्या ये है कि कस्टमर को सही और भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ सर्विस देने वाले लोगों की समस्या ये है कि उन्हें हर दिन नए कस्टमर्स नहीं मिलते। अगर आप इन दोनों के बीच एक व्यवस्थित कनेक्शन बनाने का काम करें तो यही एक सर्विस बेस्ड बिजनेस का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके इलाके में 5 अच्छे इलेक्ट्रिशियंस हैं, 3 प्लम्बर्स हैं, 2 क्लीनिंग वर्कर्स हैं और कुछ एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस हैं। लेकिन इन लोगों के पास रेगुलर कस्टमर्स नहीं है। आप इन सर्विस प्रोवाइडर्स से संपर्क करके उनके काम, अवेलेबिलिटी और बेसिक चार्जेस की जानकारी समझ सकते हैं। इसके बाद जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से सही व्यक्ति तक उसे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। शुरुआत में आप सिर्फ 1 या 2 सर्विसेज से काम शुरू कर सकते हैं, जैसे केवल इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर सर्विस। जब आपका सिस्टम ठीक से चलने लगे तभी दूसरी सर्विसेज जोड़ने के बारे में सोचिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ट्रस्ट। अगर आपने कस्टमर को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज दिया जिसने खराब काम किया, ज्यादा पैसे लिए या कस्टमर के साथ गलत व्यवहार किया, तो नुकसान सिर्फ उस टेक्नीशियन का नहीं होगा, आपकी रेपुटेशन का भी होगा। इसलिए शुरुआत में बहुत सारे लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ने के बजाय कुछ भरोसेमंद और स्किल्ड लोगों के साथ काम करना बेहतर हो सकता है। आप उनसे उनके प्रीवियस वर्क के बारे में पूछ सकते हैं, बेसिक वेरिफिकेशन कर सकते हैं और उनके काम के बारे में पुराने कस्टमर्स की जेन्युइन फीडबैक समझ सकते हैं। आपको हर सर्विस की कंडीशंस पहले से क्लियर रखनी चाहिए। कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि सर्विस चार्ज कितना है, एक्स्ट्रा मटेरियल का खर्च अलग है या नहीं, टेक्नीशियन कब पहुंचेगा और अगर काम में कोई समस्या आती है तो किससे संपर्क करना है। जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही डिस्प्यूट कम होने की संभावना होगी। अब सवाल आता है कि इस बिजनेस में आप पैसे कैसे कमाएंगे। इसका कोई एक फिक्स्ड मॉडल नहीं है। ये आपके लोकल मार्केट, सर्विस और अरेंजमेंट पर डिपेंड करेगा।
आप सर्विस कोऑर्डिनेशन के लिए एक तय फी रख सकते हैं या सर्विस प्रोवाइडर के साथ पहले से तय कमीशन मॉडल पर काम कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट और कमीशन की टर्म्स दोनों पक्षों के साथ साफ और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कस्टमर से कुछ और सर्विस प्रोवाइडर से कुछ और छिपाकर चार्ज करने की आदत मत डालिए। बिजनेस लंबे समय तक तभी चलता है जब लोगों को आपके साथ काम करने में भरोसा हो। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में अचानक पानी की पाइप खराब हो गई। उसे प्लम्बर चाहिए, लेकिन उसके पास किसी भरोसेमंद प्लम्बर का नंबर नहीं है। वो आपको कॉल करता है। आपके पास वेरीफाइड प्लम्बर का नेटवर्क है। आप कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं, सही व्यक्ति को भेजते हैं, सर्विस पूरी होती है और कस्टमर को एक रिलायबल सोल्यूशन मिल जाता है। यहाँ आपने खुद पाइप रिपेयर नहीं किया, लेकिन आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में मदद की। यही सर्विस बिजनेस की ताकत है। आप खुद हर स्किल में एक्सपर्ट होने के बजाय सही लोगों को ऑर्गेनाइज करके कस्टमर तक सर्विस पहुंचाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सर्विस की कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। कम से कम इतना समझना जरूरी है कि कस्टमर किस समस्या के लिए आया है, कौन सी सर्विस चाहिए और किस तरह के प्रोफेशनल की जरूरत होगी। अगर आप सिर्फ नाम और फोन नंबर कलेक्ट करके कस्टमर को किसी के पास भेज देंगे तो ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं बनेगा। आपको प्रोसेस बनाना होगा। कस्टमर रिक्वेस्ट आए, प्रॉब्लम समझी जाए, सही सर्विस प्रोवाइडर चुना जाए, एस्टिमेटेड कॉस्ट और टाइमिंग क्लियर हो, सर्विस कंप्लीट हो और फिर कस्टमर से फीडबैक लिया जाए। यही छोटा सा प्रोसेस आगे चलकर आपके बिजनेस का सिस्टम बन सकता है। शुरुआत में आप इसे अपने इलाके तक सीमित रख सकते हैं। आपको पहले दिन पूरे शहर में सर्विस देने की जरूरत नहीं है। एक लोकेलिटी चुनिए, वहां के कस्टमर्स को समझिए और वहीं अपना भरोसा बनाइए। अगर वहां अच्छा रिस्पांस मिलता है तभी दूसरे एरियाज में जाने के बारे में सोचिए। मार्केटिंग के लिए भी शुरुआत में बहुत बड़ा बजट जरूरी नहीं है। आप लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में जहां अनुमति हो वहां जानकारी दे सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स को बता सकते हैं, लोकल बिजनेसेस और अपार्टमेंट कम्युनिटीज के साथ प्रोफेशनल तरीके से संपर्क कर सकते हैं और सैटिस्फाइड कस्टमर से जेन्युइन रेफरल्स मांग सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी टेक्नीशियन या सर्विस प्रोवाइडर की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस या वेरिफिकेशन के बारे में वही क्लेम कीजिए जिसे आप वास्तव में वेरीफाई कर सकते हैं। लोगों की सेफ्टी से जुड़ी सर्विसेज में एक्स्ट्रा सावधानी जरूरी है। अगर कोई काम लाइसेंस्ड प्रोफेशनल की जरूरत रखता है तो कस्टमर को योग्य प्रोफेशनल से ही सर्विस लेने के लिए गाइड करना चाहिए। और अगर आप इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ फोन कॉल्स पर निर्भर रहने के बजाय एक सिंपल रिकॉर्ड सिस्टम रखिए। कौन सा कस्टमर आया, किस सर्विस की जरूरत थी, किस पर्सन को भेजा गया, कितना पेमेंट हुआ और फीडबैक क्या मिला। शुरुआत में ये सब एक सिंपल स्प्रेडशीट या नोटबुक से भी मैनेज किया जा सकता है। बाद में कस्टमर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स बढ़ें तो आप टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके पास खुद कोई टेक्निकल स्किल नहीं है फिर भी आप अपने आसपास की ज़रूरतों को समझते हैं, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, रिलायबल लोगों का नेटवर्क बना सकते हैं और कस्टमर सर्विस को सीरियसली लेते हैं, तो आपके लिए ये बिजनेस एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ भी शॉर्टकट नहीं है। आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा, गलत सर्विस प्रोवाइडर्स से बचना होगा और हर कंप्लेंट को सीरियसली हैंडल करना होगा। क्योंकि लोकल सर्विस बिजनेस में आपका असली एसेट कोई बड़ी मशीन या दुकान नहीं, बल्कि आपका नेटवर्क, आपकी रेपुटेशन और कस्टमर का ट्रस्ट है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, बल्कि किसी की प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करने का नाम भी है, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को देखने का नजरिया बदलने लगता है। लेकिन अब एक सवाल और है, अगर आप लोगों को सर्विस भी नहीं देना चाहते और आपका इंटरेस्ट प्रोडक्ट्स में है, तो क्या आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ऑनलाइन प्रोडक्ट बिजनेस की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं? बिल्कुल। और यहीं से हमारा अगला बिजनेस शुरू होता है। अब हम बात करते हैं चौथा बिजनेस, रीसेलिंग या नीश ऑनलाइन स्टोर के बारे में। अब तक आपने समझा कि बिना बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के सर्विस बेस्ड बिजनेस कैसे शुरू करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन अगर आपको लोगों को सर्विस देने के बजाय प्रोडक्ट्स बेचने में इंटरेस्ट है, तो ये बिजनेस आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। आज के समय में लोग सिर्फ बड़ी दुकानों से ही सामान नहीं खरीदते, बल्कि ऑनलाइन भी अपनी जरूरत के प्रोडक्ट्स खोजते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले एक बात समझना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें, उसकी फोटो डालें और अगले दिन ऑर्डर्स की बारिश शुरू हो जाए। असली बिजनेस वहीं शुरू होता है जहां आप ये समझते हैं कि कस्टमर को चाहिए क्या। इसलिए शुरुआत प्रोडक्ट से नहीं, कस्टमर की प्रॉब्लम से कीजिए। मान लीजिए आपको नोटिस होता है कि आपके आसपास के लोग होम डेकोर प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, स्टूडेंट्स को अच्छी स्टेशनरी चाहिए, लोगों को कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स की जरूरत पड़ती है या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के यूजफुल किचन प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अब आपको यह पता लगाना है कि इनमें से किस कैटेगरी में ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप रीजनेबल कॉस्ट पर सोर्स कर सकते हैं और कस्टमर को जेन्युइन वैल्यू दे सकते हैं। इसे ही आप नीश चुनना समझ सकते हैं। नीश का मतलब है कि शुरुआत में आप हर चीज बेचने की कोशिश ना करें।
अगर आपने पहले दिन ही कपड़े, शूज, वॉचेस, किचन प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स सब बेचने की कोशिश की तो ना आपका कस्टमर क्लियरली समझ पाएगा कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं और ना ही आपका बिजनेस फोकस्ड रहेगा। इसके बजाय एक कैटेगरी चुनिए और उसी में धीरे धीरे अपनी पहचान बनाने की कोशिश कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, शुरुआत में कितना स्टॉक खरीदना चाहिए। यहाँ बहुत से नए लोग गलती करते हैं। वे सप्लायर्स से बल्क में सामान खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर प्रोडक्ट बिके ही नहीं तो सस्ता खरीदना भी नुकसान बन सकता है। इसलिए शुरुआत में डिमांड टेस्ट करना ज्यादा समझदारी हो सकती है। आप कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स से शुरुआत कर सकते हैं, उनके अच्छे फोटोज और वीडियोस तैयार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग वास्तव में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं। यहाँ इंटरेस्ट और एक्चुअल सेल में फर्क समझिए। किसी पोस्ट पर 1000 व्यूज आ जाना ये साबित नहीं करता कि 1000 लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। आपको एक्चुअल ऑर्डर्स, इंक्वायरीज और रिपीट कस्टमर्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट के लिए लगातार जेन्युइन डिमांड आती है तभी इन्वेंट्री बढ़ाने के बारे में सोचिए। अब मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट चुना और उसे ऑनलाइन बेचने की शुरुआत की। आपका अगला काम होगा प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। कस्टमर ऑनलाइन प्रोडक्ट को हाथ में लेकर नहीं देख सकता, इसलिए आपकी फोटोज, वीडियोज और डिस्क्रिप्शन ही उसके लिए प्रोडक्ट का पहला एक्सपीरियंस बनते हैं। फोटो साफ होनी चाहिए, प्रोडक्ट की एक्चुअल कंडीशन दिखनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन में साइज, मटेरियल, क्वांटिटी, यूसेज और जरूरी इंफॉर्मेशन सही तरीके से लिखी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट में कोई लिमिटेशन है तो उसे छिपाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि एक बार कस्टमर को गलत इंफॉर्मेशन देकर सेल करना आसान हो सकता है, लेकिन उस कस्टमर का ट्रस्ट वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। यही वजह है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस में ऑनेस्टी सिर्फ अच्छी आदत नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। अब बात करते हैं सोर्सिंग की। आपको ऐसे सप्लायर्स की तलाश होगी जो रीजनेबल प्राइस पर कंसिस्टेंट क्वालिटी दे सकें। शुरुआत में एक ही सप्लायर पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय कुछ ऑप्शंस कंपेयर करना बेहतर हो सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कीजिए, डिलीवरी टाइम समझिए और पेमेंट टर्म्स पहले से क्लियर रखिए। जहां संभव हो सैंपल ऑर्डर करके प्रोडक्ट को खुद चेक करना ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। सिर्फ सप्लायर की फोटोज देखकर बड़े क्वांटिटी में ऑर्डर करने से बचिए, क्योंकि फोटो में प्रोडक्ट अच्छा दिख सकता है लेकिन एक्चुअल क्वालिटी अलग हो सकती है। अब मार्केटिंग की बात करते हैं। शुरुआत में आपको लाखों रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया पर यूजफुल और एंगेजिंग कंटेंट बना सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की फोटो डालने के बजाय ये दिखाइए कि प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई किचन यूटिलिटी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सिर्फ ये मत कहिए कि ये प्रोडक्ट खरीदिए। एक छोटा वीडियो बनाइए जिसमें दिखे कि किचन की कौन सी परेशानी में ये प्रोडक्ट मदद कर सकता है। कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं, उसके लिए मिलने वाला बेनिफिट समझ आता है। लेकिन यहाँ भी एग्जैजरेटेड क्लेम से बचना जरूरी है। कोई प्रोडक्ट जितना काम कर सकता है उतना ही बताइए। फेक रिव्यूज, फेक स्कार्सिटी, मिसलीडिंग डिस्काउंट्स और झूठे क्लेम से दूर रहिए, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में कस्टमर के पास ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं और खराब एक्सपीरियंस बहुत जल्दी आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब एक और जरूरी चीज है प्राइसिंग। अगर किसी प्रोडक्ट को आपने 200 रुपए में खरीदा और 250 में बेच दिया तो आपको ये देखकर खुश नहीं होना चाहिए कि 50 रुपए प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसके अंदर पैकेजिंग, शिपिंग, पेमेंट चार्जेस, रिटर्न्स, डैमेज्ड प्रोडक्ट्स और दूसरे एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इसलिए प्राइसिंग तय करने से पहले अपनी पूरी कॉस्ट समझिए। बिजनेस में रेवेन्यू और प्रॉफिट एक चीज नहीं होते। ये डिफरेंस जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना बेहतर होगा। और अगर प्रोडक्ट रिटर्न होता है, डिलीवरी फेल होती है या कस्टमर रिप्लेसमेंट मांगता है तो उसके लिए भी प्रोसेस होना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट को इग्नोर मत कीजिए। कई बार कस्टमर प्रोडक्ट से ज्यादा इस बात को याद रखता है कि सेलर ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अगर आप कामली प्रॉब्लम सुनते हैं और एप्लीकेबल पॉलिसी के अनुसार सॉल्यूशन देते हैं तो एक कंप्लेंट भी रिलेशनशिप में बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आपने एक छोटी कैटेगरी चुनी, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स टेस्ट किए, कस्टमर की जरूरत समझी, क्वालिटी मेंटेन की और धीरे धीरे रिपीट कस्टमर्स बनाने लगे तो यही छोटा ऑनलाइन स्टोर आगे चलकर एक रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड की दिशा में बढ़ सकता है। लेकिन आपको हर चीज खुद करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते हैं, पैकेजिंग, कस्टमर सपोर्ट या कंटेंट क्रिएशन जैसे कुछ काम दूसरे लोगों से करवाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन शुरुआत में सिस्टम खुद समझना जरूरी है ताकि बाद में आपको पता रहे कि बिजनेस वास्तव में कैसे चल रहा है। और सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन स्टोर शुरू करने के लिए सिर्फ ट्रेंड देखकर प्रोडक्ट मत चुनिए। आज कोई प्रोडक्ट वायरल है, इसका मतलब ये नहीं कि अगले 6 महीने भी उसकी डिमांड रहेगी। ट्रेंड के पीछे भागने के बजाय कस्टमर की जेन्युइन जरूरत को समझिए। यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग है। इसलिए अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद है, कस्टमर साइकोलॉजी समझने में इंटरेस्ट है और आप धीरे धीरे ऑनलाइन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो रीसेलिंग या नीश ऑनलाइन स्टोर आपके लिए एक्सप्लोर करने लायक बिजनेस हो सकता है। लेकिन अब हमारे पास एक आखिरी सवाल बचता है। अगर आपके पास प्रोडक्ट बेचने का इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक रखने का बजट नहीं है और फिर भी आपके पास कोई ऐसी स्किल या नॉलेज है जिसके लिए लोग मदद लेना चाहते हैं, तो क्या आप उसी नॉलेज को बिजनेस में बदल सकते हैं? बिल्कुल। और यही हमें हमारे 5वें और आखिरी बिजनेस तक लेकर जाता है। अब हम बात करते हैं 5वां बिजनेस,
स्किल बेस्ड एजुकेशन या कंसल्टिंग बिजनेस के बारे में। अब तक हमने 4 अलग अलग तरह के बिजनेस के बारे में बात की, लेकिन ये 5वां बिजनेस थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें आपकी सबसे बड़ी पूंजी कोई दुकान, मशीन या बड़ा स्टॉक नहीं, बल्कि आपकी स्किल और नॉलेज हो सकती है। जरा सोचिए, क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जिसे सीखने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को महीनों प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है? क्या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, ग्राफिक डिजाइन आता है, अकाउंटिंग आती है, किसी सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, फोटोग्राफी आती है, कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? अगर हाँ, तो आप अपनी नॉलेज को एक स्ट्रक्चर्ड सर्विस में बदलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सिर्फ किसी चीज के बारे में थोड़ा नॉलेज होना आपको एक्सपर्ट नहीं बना देता। अगर आप किसी को सिखाने या कंसल्टिंग देने जा रहे हैं, तो आपको अपनी वास्तविक स्किल, एक्सपीरियंस और लिमिटेशंस के बारे में ईमानदार रहना चाहिए। खासकर फाइनेंस, हेल्थ, लीगल या दूसरे रेगुलेटेड क्षेत्रों में बिना उचित क्वालिफिकेशन के प्रोफेशनल एडवाइस देने से बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर नॉलेज से बिजनेस कैसे बनता है? इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह आती है और आपने काफी समय प्रैक्टिस करके एडिटिंग की है। बहुत से बिगिनर्स वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखें, बेसिक कट्स कैसे करें, ऑडियो कैसे इंप्रूव करें और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एंगेजिंग कैसे बनाएं। अगर आपके पास वास्तविक स्किल है, तो आप उन्हें स्ट्रक्चर्ड तरीके से सिखाने के लिए वर्कशॉप, ट्रेनिंग सेशन या 1-to-1 गाइडेंस जैसी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। यहां आपका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होगा, आपको बिगिनर की प्रॉब्लम समझनी होगी और उसे स्टेप बाय स्टेप सीखने का रास्ता देना होगा। यही डिफरेंस है फ्री इंफॉर्मेशन और वैल्यूएबल एजुकेशन के बीच। इंटरनेट पर आज बहुत सारी फ्री इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इंफॉर्मेशन की कमी नहीं, सही डायरेक्शन और स्ट्रक्चर्ड लर्निंग की कमी कई लोगों को होती है। इसलिए अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी स्किल को एक क्लियर कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। ये मत कहिए कि मैं सब कुछ सिखाता हूं। जितना स्पेसिफिक आपका ऑफर होगा, उतना ही कस्टमर के लिए समझना आसान होगा। उदाहरण के लिए, मैं बिगिनर्स को शॉर्ट वीडियो एडिटिंग की बेसिक स्किल सिखाता हूं, या मैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए सोशल मीडिया कंटेंट बनाने की ट्रेनिंग देता हूं। जब आपका टारगेट कस्टमर क्लियर होता है, तब आपके लिए कंटेंट बनाना और सही ऑडियंस तक पहुंचना भी आसान हो जाता है। अब यहाँ एक स्मार्ट तरीका है, पहले फ्री कंटेंट से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी नॉलेज यूजफुल है, तो सोशल मीडिया या यूट्यूब पर छोटी छोटी एजुकेशनल वीडियोस बनाइए। लोगों की कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उन्हें प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि लोग किन टॉपिक्स पर सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। यही क्वेश्चंस आपको फ्यूचर पेड सर्विस या कोर्स की डायरेक्शन दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, फ्री कंटेंट बनाने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज फ्री में देनी है या पेड कोर्स बेचने के लिए जानबूझकर इंफॉर्मेशन छिपानी है। अपने फ्री कंटेंट में जेन्युइनली यूजफुल इंफॉर्मेशन दीजिए। अगर लोगों को आपकी टीचिंग स्टाइल, क्लैरिटी और नॉलेज पसंद आती है, तो कुछ लोग एडवांस स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए आपकी पेड सर्विस लेने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। यही हेल्दी बिजनेस मॉडल है। अब बात करते हैं कंसल्टिंग की। कंसल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कस्टमर से सिर्फ बातें करेंगे और उसे कुछ जनरल एडवाइस दे देंगे। कंसल्टिंग में कस्टमर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझना और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रैक्टिकल ऑप्शंस डिस्कस करना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस के लिए सोशल मीडिया कंसल्टिंग करते हैं, तो पहले उसका एग्जिस्टिंग कंटेंट देखिए, उसकी ऑडियंस समझिए, उसकी करंट स्ट्रैटेजी में गैप्स आइडेंटिफाई कीजिए और फिर रियलिस्टिक रिकमेंडेशंस दीजिए। यहां भी कोई गारंटीड रिजल्ट प्रॉमिस मत कीजिए। आप स्ट्रैटेजी और प्रोसेस में मदद कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं प्राइसिंग की। शुरुआत में अपनी सर्विस की प्राइस तय करते समय सिर्फ दूसरे लोगों की प्राइस कॉपी मत कीजिए। पहले देखिए कि आप कस्टमर को क्या वैल्यू दे रहे हैं, आपका समय कितना लग रहा है और आपकी स्किल का लेवल क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, तो शुरुआत में छोटा पैकेज रख सकते हैं, जैसे एक बेसिक वर्कशॉप या लिमिटेड 1-to-1 सेशन। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस, पोर्टफोलियो और कस्टमर फीडबैक बढ़ता है, आप अपने ऑफर को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ाने से वैल्यू नहीं बढ़ती, आपको वास्तव में अपनी सर्विस बेहतर करनी होगी, कस्टमर फीडबैक लेना होगा, अपनी टीचिंग मटेरियल इंप्रूव करनी होगी और यह देखना होगा कि लोग आपकी सर्विस लेने के बाद वास्तव में क्या सीख रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, टेस्टिमोनियल्स। अगर किसी कस्टमर या स्टूडेंट ने जेन्युइन फीडबैक दिया है, तो आप उसकी परमिशन के साथ उसे अपने मार्केटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं।
लेकिन फेक टेस्टिमोनियल्स, फेक स्क्रीनशॉट्स या ऐसी इनकम क्लेम्स से बिल्कुल बचिए जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं है। खासकर ये मत कहिए कि मेरी कोर्स खरीदते ही आप इतने रुपए कमाने लगेंगे। एजुकेशन बिजनेस में भी कोई गारंटीड इनकम नहीं होती। आपका काम स्किल और नॉलेज देना है। रिजल्ट पाने के लिए स्टूडेंट को भी मेहनत करनी होगी और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अब सोचिए, अगर आपने अपनी स्किल को अच्छे से समझा, उसे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में बदला, फ्री कंटेंट से ऑडियंस बनाई और फिर स्ट्रक्चर्ड पेड सर्विस या ट्रेनिंग ऑफर की, तो आपको हर बार कोई फिजिकल प्रोडक्ट खरीद कर बेचने की जरूरत नहीं होगी। आपकी नॉलेज ही आपका बिजनेस एसेट बन सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिजनेस में आपकी ग्रोथ आपकी लर्निंग से जुड़ी रहती है। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर काम करेंगे, और जितना बेहतर काम करेंगे उतना मजबूत पोर्टफोलियो और रेपुटेशन बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए, इस रास्ते में भी शॉर्टकट नहीं है। आपको लगातार सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को समझना पड़ेगा और सबसे जरूरी अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि नॉलेज बेस्ड बिजनेस में लोग सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन नहीं खरीदते, वे आपके ऊपर भरोसा करके अपना समय और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए उस भरोसे की जिम्मेदारी भी आपकी है। और अब अगर आपने इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपने 5 अलग अलग बिजनेस मॉडल समझ लिए हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल अभी भी बाकी है। इनमें से आपके लिए कौन सा बिजनेस सही है, शुरुआत कैसे करनी है, कितना रिस्क लेना चाहिए और सबसे बड़ी गलती कौन सी हो सकती है। क्योंकि बिजनेस का असली खेल सिर्फ आइडिया जानने में नहीं, बल्कि सही आइडिया को अपनी स्थिति के हिसाब से चुनकर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करने में है। अब सवाल ये नहीं है कि पांचों में से कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पैसा देगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस में गारंटीड इनकम नहीं होती। असली सवाल ये है कि आपकी स्किल, आपका समय, आपका बजट और आपके आसपास की जरूरत के हिसाब से इनमें से कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे प्रैक्टिकल है। अगर आपको डिजिटल काम पसंद है और एडिटिंग, डिजाइनिंग या सोशल मीडिया जैसी स्किल्स सीख सकते हैं, तो डिजिटल सर्विस बिजनेस से शुरुआत करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको खाना बनाना आता है और आपके आसपास स्टूडेंट्स या वर्किंग लोगों की जरूरत है, तो होम फूड या टिफिन बिजनेस आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। अगर आप लोगों से अच्छी तरह बात कर सकते हैं और रिलायबल सर्विस प्रोवाइडर्स का नेटवर्क बना सकते हैं, तो लोकल सर्विस बिजनेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है और कस्टमर की जरूरत समझ सकते हैं, तो नीश ऑनलाइन स्टोर के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर फील्ड की जेन्युइन स्किल या नॉलेज है, तो स्किल बेस्ड एजुकेशन या कंसल्टिंग आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, शुरुआत करने से पहले अपनी नौकरी या मौजूदा इनकम को अचानक बंद मत कीजिए। पहले छोटे स्तर पर टेस्ट कीजिए, कस्टमर की प्रतिक्रिया देखिए, खर्च और कमाई का हिसाब रखिए और ये समझिए कि आपका बिजनेस वास्तव में टिकाऊ बन रहा है या नहीं। शुरुआत में आपका लक्ष्य लाखों रुपए कमाना नहीं, बल्कि पहला जेन्युइन कस्टमर पाना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना और उससे सीखना होना चाहिए। क्योंकि पहला कस्टमर आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, वो आपको मार्केट की असली जानकारी देता है। और याद रखिए, दूसरों का नौकर बनना बंद करने का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी से नफरत करनी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ के लिए नए रास्ते तलाशने चाहिए और धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है आज आपकी शुरुआत बहुत छोटी हो, लेकिन अगर आप लगातार सीखते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और कस्टमर की समस्या को सीरियसली लेते हैं, तो यही छोटी शुरुआत भविष्य में एक मजबूत बिजनेस की नींव बन सकती है। इसलिए पांचों आइडियाज में से सिर्फ वही चुनिए जिसे आप वास्तव में समझते हैं और जिसमें लगातार काम कर सकते हैं। आइडिया सुनकर एक्साइटेड होना आसान है, लेकिन उसे महीनों तक मेहनत से चलाना ही असली टेस्ट है। शुरुआत छोटी रखिए, सीखते रहिए और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़िए।